Hello, my dear students. I am Richa Agrawal, your biology teacher. Today I am come with a new video of class 11 biology. It's a video of unit first, diversity in the living world. In this chapter there are 4 chapters. Chapter 1 is the living world. Chapter 2 is biological classification. Chapter 3 plant kingdom, and chapter 4 animal kingdom. It is a video of chapter 1, the living world. It is the first chapter of 11th class. Now let's start the chapter 1, the living world. आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा, आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होंगे कि वी आर लिविंग इन ए लिविंग वर्ल्ड. हम एक लिविंग वर्ल्ड में रहते हैं. जैसे कि आप देखते हैं द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग, कि आप घोड़े को दौड़ता हुआ देखते हैं, ठीक है, या घोड़े को गैलोपिंग, हॉर्स को गैलोपिंग करता हुआ देखते हैं. बहुत सारे ओशियंस हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, और डिफरेंट तरह के सीजन्स हैं, ठीक है. ये सब चीज़ें हैं इस लिविंग वर्ल्ड में. बहुत सारी बर्ड्स हैं, फ्लावर्स की वैलीज़ हैं, अटैकिंग शार्क एवॉक्स हैं, और डीप सेंसेस ऑफ वंडर्स हैं. बट माई क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ लिविंग. तो लिविंग क्या है? हर कोई अपने अपने तरीके से जवाब देता है लिविंग के लिए, जिसे हम महसूस कर, जो चीज़ों को महसूस कर सके वो लिविंग है. जो रिस्पॉन्ड कर सके वो लिविंग है. जो ग्रोथ कर सके वो लिविंग है. जो रिप्रोड्यूस कर सके, यानी कि अपने जैसी प्रोजेनीज बना सके, वो लिविंग है, ठीक है. तो हर कोई अपने अपने तरीके से आंसर्स देता है कि लिविंग किसे कहते हैं, जिसमें ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, सेंसेस हो, यानी कॉन्शियसनेस हो, ठीक है, रिस्पॉन्ड करता हो, वो सब क्या है, लिविंग है, ठीक है. नेक्स्ट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग बीइंग. अगर किसी व्यक्ति में ग्रोथ नहीं हो रही, एग्जाम्पल के तौर पर मानकर चलिए जो बौने होते हैं, ठीक है, अगर वो ड्राफ्टनेस सिकनेस से सफ़र करते हैं तो उनमें ग्रोथ नहीं होती है, तो क्या हम उसको लिविंग बीइंग नहीं कहेंगे? कहेंगे, क्योंकि लिविंग बीइंग है. अगर कोई कपल पेरेंट नहीं बन पाता है, यानी कि उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है, तो हम उसको लिविंग नहीं कहेंगे. ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो लिविंग, वो भी लिविंग है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर वो यूनिसेलुलर है या वो मल्टी सेलुलर है, यानी कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके लिए जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल या बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसके जो सेंसेस हैं दूसरी चीज़ों के लिए, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. अगर मानकर चलिए किसी व्यक्ति की आंखें नहीं हैं, देन ही इज़ नॉट ए लिविंग. भाई लिविंग है, आंखें तो नहीं है, बाकी सेंसेस काम कर रहे हैं उसके. अगर कोई सुन नहीं सकता है या कोई बोल नहीं सकता है, तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग ही है. कॉन्शियसनेस कि सामने वाले के लिए वो क्या रिस्पॉन्ड करता है, यानी जो उसको स्टिमुलस मिलता है उसके लिए वो क्या रिस्पॉन्ड करता है. अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा और आपने उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं किया, देन यू आर नॉट लिविंग. बताओ, लिविंग और नॉट लिविंग हो. भाई हो सकता है वो आपकी मदर हो, आपके फादर हो, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर हो, जिसके लिए आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक. नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म को मैंने क्यों कहा डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लाइफ फॉर्म का, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब केमिकल्स से बने हैं.
उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो केमिकल्स से बनी हुई है। ये केमिकल्स छोटे बड़े और अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करते हो सकते हैं, साइज़ में भी अलग अलग हो सकते हैं, उनका फंक्शंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब किसके बने हुए हैं? केमिकल्स के बने हुए हैं, जो चेंज हो जाते हैं दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में। तो जब ये केमिकल्स किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी में चेंज होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, या तो ब्रेक डाउन होते हैं या कन्वर्ट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यानी कि किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती ही हैं। बिना मेटाबॉलिक रिएक्शंस के उसकी बॉडी वो लिविंग बीइंग सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। केवल नॉन लिविंग बीइंग्स जो होती हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्या कहते हैं मैम, नॉन लिविंग बीइंग्स में भी ग्रोथ होती है? कैसे होती है कि अगर सैंड के ऊपर सैंड इकट्ठी हो जाती है तो वो उसका एक डेल्टा बन जाता है, तो उसमें भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। दूसरा, अगर किसी माउंटेन के ऊपर बर्फ़ गिरती है तो वो अगर बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ की लेयर जमती जाती है, फ्रीज़ होती जाती हैं, तो उसमें भी ग्रोथ होती है। तो बच्चे, उनमें जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, लेकिन लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनली भी होती है। अगर उसका एक्सटर्नल फिजिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसका इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि जितना हार्ट की शेप इन्फेंट में आई थी, एडल्ट में भी हार्ट की शेप उतनी ही रही है। जितनी आइज़ की शेप इन्फेंट में आई थी, एडल्ट में भी उतनी ही रहेगी। या जितने लिम्स इन्फेंट के थे, एडल्ट होने पर भी उसके लिम्स उसी साइज़ के रहेंगे। ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनली भी ग्रोथ होती है उनके अंदर, ठीक है। तो वो किस वजह से होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं, जब वो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस बनाती हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड होकर नए केमिकल्स बनाते हैं, तो उसमें ग्रोथ होती है, ठीक है। आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट, ग्रोथ। फर्स्ट इसका आपका कैरेक्टरिस्टिक है इंक्रीज इन मास एंड नंबर, यानी कि जो ग्रोथ है वो मास में यानी कि उसके वेट में और उसके नंबर में भी इंक्रीजमेंट होता है। सेल में डिवीज़न होता है। प्लांट्स में डिवीज़न जो होता है वो कंटिन्यूसली होता है, लेकिन एनिमल्स में ये डिवीज़न कब तक रहता है? एक सर्टेन एज तक रहता है, ठीक। डिवीज़न ऑल्सो एनेबल्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। डिवीजन्स में कुछ खोई हुई सेल्स जो होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं। यूनिसेलुलर में डिवीज़न नंबर्स को इंक्रीज होने में करता है, यानी कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। डिवीज़न जो होता है वो क्या करता है? एक से दो सेल बना देता है, और वो दोनों सेल अडल्ट सेल के रूप में अलग अलग वर्क करती हैं, ठीक है। ग्रोथ बॉडी मास को इंक्रीज करता है। नॉन लिविंग जो होते हैं वो केवल सरफेस मटेरियल को ग्रो करते हैं। मैंने बताया ना, उनके अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ होती है कि बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ जम रही है तो केवल एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है उसके ऊपर। जैसे माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, ये सब क्या हैं? एक्सटर्नल ग्रोथ वाले। ग्रोथ कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रोथ को क्यों नहीं कह सकते हैं, कि अगर किसी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पा रही है और उसके अंदर ड्राफ्टनेस सिकनेस से वो पर्सन सफ़र कर रहा है, तो वो भी एक लिविंग बीइंग है, लेकिन उसके अंदर वो ग्रोथ हार्मोन नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से उसको ग्रोथ मिल सके, उसकी हाइट इंक्रीज हो सके, उसका बॉडी मास बढ़ सके, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा ना कि अगर किसी लिविंग बीइंग में पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी फेलियर की वजह से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, तो उस बंदे में, उस पर्सन में ग्रोथ नहीं होगी और वो ड्राफ्टनेस सिकनेस यानी कि बौनेपन से सफ़र करेगा। Conditions when it is observed in living organism when explain characteristics of living. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब ये कंडीशंस ऑब्जर्व की जाती हैं, जब एक्सप्लेन की गई हैं, तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज प्रोड्यूस टू प्रोजेनी सिमिलर टू देम। ऑर्गेनिज जो होते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं हम, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी न्यू प्रोजेनी को डेवलप करता है जिसमें उसके ही जैसे ज़्यादा या कम फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, या कह सकते हैं रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको पता है 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 10th क्लास में आप पढ़कर आए हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है अपने जैसी नई प्रोजेनीज बनाने में, यानी कि उनकी जो प्रोजेनीज होती है उनको हम क्लोन्स भी कह सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वन इज़ मेल एंड अनदर इज़ फीमेल, ठीक है। तो उसमें 2 पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रोजेनी में आते हैं, ठीक, एक प्रोजेनी में आते हैं। तो हो सकता है मदर के कैरेक्टर्स ज़्यादा आ जाएं या फादर्स के कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएं, या हो सकता है दोनों के इक्वल कैरेक्टर्स आ जाएं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीज़न करते हैं और अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि उनमें उनको हम कह सकते हैं ग्रोथ, यानी कि 1 से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज़ अनक्लियर विद द यूजेज ऑफ 2 टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो 2 टर्म्स हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, जो कि दोनों में ही क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक अनक्लियर वो है, टास्क है यूनिसेलुलर के लिए कि हम इसे ग्रोथ कहेंगे या रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो इसलिए इन दोनों को एक डिफाइनिंग फीचर्स के रूप में नहीं लिया गया है। मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर्स बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कोई कपल है, अगर वो पेरेंट्स नहीं बन सकता तो क्या हम उसको, उसके अंदर अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है तो क्या हम उसको लिविंग नहीं कहेंगे, कहेंगे भी लिविंग ही है वो, केवल रिप्रोडक्शन ही तो नहीं हो रहा। तो रिप्रोडक्शन को भी एक डिफाइनिंग कैटेगरी में नहीं रखा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हेंस रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसा कि जानते हो नॉन लिविंग जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। देखिए 2 पिक्चर्स दिखाए गए हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नाउ नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगी, उससे पहले हम लेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर सराउंड्स एंड एनवायरनमेंट टू देयर स्टिमुलस, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट से या उनको सराउंडिंग से जो स्टिमुलस मिलता है। मानकर चलो आपको आपके फ्रेंड ने पीछे से धक्का दे दिया, आप जाकर गिर पड़े, आप उठे और आपने उठ के उसको तमाचा लगा दिया, क्या हुआ, उसका स्टिमुलस आया था कि उसने आपको धक्का दिया, आपका रिस्पॉन्ड था आप गिरे, ठीक है। उसके आपने रिवर्स में कौन सा रिस्पॉन्ड दिया, आपने उसको उठ के स्लैप कर दिया, थप्पड़ लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपने स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। ये रिस्पॉन्ड कैसा भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, तीनों तरीके का हो सकता है। फिजिकल मैंने आपको भी बताया था कि आपको धक्का दिया, आप गिर पड़े, ठीक है। केमिकल हमारी बॉडी के अंदर कि हमने कुछ गलत खा लिया और हमें फूड पॉइजनिंग हो गई, तो हमारी बॉडी ने तुरंत हमें रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से बायोलॉजिकल होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो जाते हैं, जेनेटिक चेंजेस होते हैं, इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल। ऑर्गेनिज सेंसेस थ्रू सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, आइज, नोज, स्किन, ठीक है, ईयर्स एंड टंग, क्लियर। प्लांट्स जो होते हैं वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइट,
वाटर, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिज्म और पॉल्यूटेंट्स, इन सबको रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स को लेंगे या मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स लेंगे, वो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फोटो पीरियड इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। फोटो पीरियड जो होता है वो सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को इफेक्ट करता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में। तो ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी बॉडी में एंटर हुए केमिकल्स को हैंडल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस बीइंग जो होते हैं वो अपने आप में एक अवेयर पर्सन होते हैं, यानी कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस रहती है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो ए बिकमिंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे देखिए छुई मुई है यहाँ म्यूमुसा पुडिका, अगर हम इसको टच करते हैं तो क्या होता है, इसकी लीव्स रिस्पॉन्ड करती हैं, तुरंत ही नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम कोई गर्म पैन पकड़ लेते हैं, हॉट पैन पकड़ लेते हैं, तो हम उसे तुरंत ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें एकदम गर्म लगता है। नेक्स्ट आता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जैसे मैंने बताया था, ऑल ऑर्गेनिज्म जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो केमिकल्स के बने हैं, चाहे वो स्मॉल हो या बिग। केमिकल्स कौन से होते हैं? वो केमिकल्स जो चेंज हो जाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स में या कन्वर्ट हो जाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स में। इन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और जब ये केमिकल रिएक्शंस एक पूर्ण रूप से होती हैं, यानी कि एक रिजल्ट के रूप में होती है, दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो बॉडी के बाहर भी हो सकती हैं, फ्री सिस्टम में यानी कि टेस्ट ट्यूब या इन विट्रो में, और ये केवल लिविंग में होती हैं, नॉन लिविंग में नहीं। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग बीइंग का, जैसे फोटोसिंथेसिस, एनाबॉलिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज़ ए कैटाबॉलिज्म, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन और वाटर के मॉलिक्यूल्स एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, बना रहा है और एनर्जी को बाहर भेज रहा है। और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, एनर्जी टेकअप की जा रही थी। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी, तो फर्स्टली पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑन द अर्थ। अर्थ के एक पर्टिकुलर रीजन पर जब प्लांट्स और एनिमल्स की वेराइटी प्रेजेंट होती है, नंबर ऑफ वेराइटीज प्रेजेंट होती हैं, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी।